चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और दिल्ली सल्तनत के उस दौर में चलते हैं जिसने 300 से भी ज्यादा सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की और यहाँ की सियासत, समाज और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे कुछ बाहरी हमलों का सिलसिला एक इतने बड़े साम्राज्य में तब्दील हो गया जो 3 सदियों तक चला और जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर ही बदल दी? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे सफर में हम सबसे पहले उन 3 हमलों को समझेंगे जिनसे इस साम्राज्य की नींव पड़ी। फिर देखेंगे कि सल्तनत बनी कैसे, खलजी वंश के दौर में ये अपनी ताकत के शिखर पर कैसे पहुंची, तुगलकों ने क्या बड़े बड़े प्रयोग किए, ये पूरा साम्राज्य काम कैसे करता था और आखिर में इसका पतन कैसे हुआ। तो कहानी शुरू होती है पहले अध्याय से। 3 हमले, एक साम्राज्य यानी सल्तनत का हिंसक जन्म। यहीं से उस साम्राज्य का बीज पड़ा जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला था। देखिए, इसकी कहानी 3 हिस्सों में बटी है। पहला, मोहम्मद बिन कासिम का हमला। ये एक शुरुआती संपर्क था जिसे इतिहासकार कहते हैं एक ऐसी जीत जिसका कोई खास नतीजा नहीं निकला। फिर आया दूसरा दौर, महमूद गजनी का। उसने एक के बाद एक 17 हमले किए जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ के मंदिरों और खजानों को लूटना था। और फिर आया तीसरा और सबसे अहम मोड़, मोहम्मद गोरी। यहीं से खेल बदल गया। गोरी का इरादा सिर्फ लूटपाट नहीं बल्कि यहां टिककर राज करने का था। और गोरी की इसी सोच ने दिल्ली सल्तनत की पहली ईंट रखी। इसकी शुरुआत हुई गुलाम वंश से। हाँ, गुलाम वंश, एक ऐसा वंश जिसके शुरुआती सुल्तानों ने एक बहुत ही नाजुक सल्तनत को संभाला और उसे बिखरने से बचाया। दिल्ली सल्तनत पर 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि पूरे 5 राजवंशों ने राज किया, तकरीबन 320 साल। गुलाम वंश के बाद आए खलजी, फिर तुगलक, उनके बाद सैयद और आखिर में लोधी वंश। ये टाइमलाइन उस पूरे दौर का एक नक्शा है। गुलाम वंश की बात करें तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, इल्तुतमिश। वो खुद एक गुलाम था लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर सुल्तान बना। असल में उसे ही सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जिसने सल्तनत की जड़ें जमा दी। उसने मंगोलों के दुश्मन को पनाह देने से इनकार कर हिंदुस्तान को एक भयानक हमले से बचाया। बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर अपनी हुकूमत को कानूनी जामा पहनाया। उसने तुर्कान चहलगानी यानी 40 वफादार तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया। चांदी का टका और तांबे का जीतल जैसे स्टैंडर्ड सिक्के चलाए और सबसे जरूरी, प्रशासन के लिए इक्टा सिस्टम की शुरुआत की। अब इल्तुतमिश के बाद जो सुल्तान आया उसका तरीका बिल्कुल उल्टा था। अगर इल्तुतमिश एक निर्माता था तो बलबन एक लौह पुरुष था। उसने डर और अनुशासन के दम पर सुल्तान की ताकत को सबसे ऊपर पहुंचा दिया। बलबन को लगता था कि सुल्तान से ऊपर कोई नहीं और ये बात मनवाने के लिए उसने किसी भी हद तक जाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने उसी 40 सरदारों के ग्रुप की ताकत को कुचल दिया जो अब सुल्तान के लिए ही खतरा बन गए थे। हर डिपार्टमेंट में जासूसों का जाल बिछा दिया। मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज को और मजबूत किया और दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर सलाम करने जैसी प्रथाएं शुरू की। उसका फोकस साम्राज्य फैलाने पर नहीं बल्कि उसे अंदर से फौलाद की तरह मजबूत बनाने पर था। बलबन ने जो एक मजबूत जमीन तैयार की थी उस पर खलजी वंश ने सत्ता की एक ऐसी इमारत खड़ी की जो आसमान छूने लगी। ये वो दौर था जब दिल्ली सल्तनत अपनी ताकत और विस्तार के चरम पर पहुंची। और इस दौर का सबसे बड़ा नाम था अलाउद्दीन खलजी, एक बेहद बेरहम, चालाक और उतना ही काबिल सुल्तान जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वो सल्तनत के हर एक पहलू पर अपना पूरा कंट्रोल चाहता था। उसकी सख्ती कैसी थी, इसका अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाया जा सकता है, 50%। जी हां, उसने जमीन पर लगने वाला टैक्स यानी खराज सीधा सीधा पैदावार का आधा हिस्सा तय कर दिया। सल्तनत के इतिहास में इतना भारी टैक्स कभी नहीं लगा था। अलाउद्दीन के सुधार अपने वक्त के हिसाब से बिल्कुल रेवोल्यूशनरी थे। उसने कैश सैलरी पर एक बहुत बड़ी परमानेंट सेना खड़ी की, भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़ों को दागने का सिस्टम दाग और सैनिकों का हुलिया लिखने का सिस्टम चेहरा शुरू किया। अमीरों की दावतों और पार्टियों पर पाबंदी लगा दी ताकि कोई साजिश न हो सके। और सबसे बढ़कर उसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लागू की, जहां अनाज से लेकर घोड़े तक हर चीज की कीमत सरकार तय करती थी। उसी की सेना ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत तक फतेह हासिल की।
खलजी के जबरदस्त कंट्रोल के बाद सल्तनत की बागडोर आई तुगलक वंश के हाथों में। और ये दौर था बड़ी बड़ी योजनाओं का और उतनी ही बड़ी असफलताओं का। इसका नेतृत्व एक ऐसे सुल्तान ने किया जो अपने वक्त से या तो बहुत आगे था या शायद बहुत ही अलग। मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा शासक हुआ हो जिसके लिए जीनियस और सनकी जैसे शब्द एक साथ इस्तेमाल होते हों। वो बहुत पढ़ा लिखा और दूर की सोचने वाला था, लेकिन उसकी शानदार योजनाएं भी खराब प्लानिंग की वजह से भयानक तबाही में बदल जाती थीं। उसका पहला बड़ा आइडिया, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। सोच तो अच्छी थी, दक्षिण भारत पर बेहतर कंट्रोल, पर असल में दिल्ली की पूरी आबादी को जबरन पैदल मार्च कराने का यह फैसला एक मानवीय त्रासदी बन गया और उसे जल्द ही अपनी योजना वापस लेनी पड़ी। फिर आया उसका दूसरा मशहूर प्रयोग, टोकन करेंसी। कीमती चांदी बचाने के लिए उसने कांसे के सिक्के चलाए जिनकी वैल्यू चांदी के सिक्कों के बराबर रखी गई। आइडिया तो आज के जमाने जैसा था, है ना? लेकिन नतीजा, लोगों ने घर घर में नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। बाजार नकली सिक्कों से भर गया और पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई। ये योजना भी फेल हो गई। अच्छा, चलिए अब जरा सुल्तानों की कहानियों से हटकर सिस्टम को समझते हैं। आखिर इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था? वो कौन सी मशीनरी थी जो सल्तनत को चला रही थी? इस पूरे सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी थी वो थी इक्ता प्रणाली। अब ये क्या थी? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें बड़े अधिकारियों और कमांडरों को सैलरी के बदले जमीन का एक टुकड़ा यानी इक्ता दे दिया जाता था। वो उस इलाके से टैक्स वसूलते थे और उसी से अपना और अपनी सेना का पूरा खर्च चलाते थे। और ऐसा नहीं था कि बस एक ही सिस्टम था। सल्तनत की पूरी ब्यूरोक्रेसी काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज थी। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट को दीवान-ए-विज़ारत कहते थे, मिलिट्री डिपार्टमेंट को दीवान-ए-अर्ज़, खेतीबाड़ी के लिए दीवान-ए-कोही था और यहाँ तक के गुलामों के लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट दीवान-ए-बंदगान था। ये वो ढांचा था जिसकी विरासत आगे मुगलों ने भी अपनाई। और जैसा कि हर बड़े साम्राज्य के साथ होता है, एक शिखर के बाद ढलान भी आती है। अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, साम्राज्य का लंबा पतन। तुगलकों के बाद सैयद और लोधी वंश के दौर में सल्तनत की पकड़ लगातार कमजोर होती चली गई। और फिर आया वो दिन जिसने सल्तनत की तकदीर पर आखिरी मोहर लगा दी। साल था 1526, जगह पानीपत का मैदान। एक तरफ था दिल्ली का एक कमजोर और अलोकप्रिय सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसके अपने ही सरदार उसके खिलाफ थे, और दूसरी तरफ था मध्य एशिया से आया एक नया महत्वाकांक्षी हमलावर बाबर, जिसे खुद लोधी के नाराज सरदारों ने ही दावत दी थी। तो जिस सल्तनत का जन्म ही जंग के मैदान में हुआ, उसका अंत भी वहीं हुआ। पर क्या ये सच में एक अंत था, या फिर ये सिर्फ एक पर्दा गिरने जैसा था जिसके पीछे अगले महान साम्राज्य यानी मुगलों के उदय का मंच पहले से ही तैयार हो रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जो सल्तनत की विरासत को हमेशा जिंदा रखता है।